शुरू कर रहे हैं हम लोग कक्षा 7वीं का विज्ञान। और इसमें पहला चैप्टर है भोजन कहाँ से आता है। तो इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए 7 के बाद 8 करेंगे, 9 करेंगे, 10th करेंगे, 11 12th करेंगे। और जब तक हम लोग ख़त्म करेंगे उस समय तक हम लोग इतने समझदार हो चुके होंगे कि किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है? शाकाहारी, मांसाहारी, जिनमें ए और बी दोनों गुण हो, इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाहारी शाकाहारी भी होता है, मांसाहारी भी होता है, यानी दोनों चीज़ों को खाता है। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। पादप में पेड़, पत्तियाँ, पौधे, पादप, फूल, पत्तियाँ सब कुछ आती हैं, तो उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जैसे सरसों का साग कोई खाता है तो शाकाहारी है। तथा जो केवल जंतुओं को खाते हैं मांसाहारी कहते हैं। जैसे मांस में मछली, अंडा, बकरी, मुर्गा, सभी का मांस जो होता है तो मांसाहारी में। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। जैसे मानव जो है, मानव सब कुछ खाता है तो मानव सर्वाहारी में आ जाएगा। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती हैं, क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं। तो ये बात सत्य है, हमेशा हर फूल नहीं मिलता है। मधुमक्खियों में अधिक शहद खाने की प्रवृत्ति होती है। तो ये बात हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि शहद तो वो खाती हैं लेकिन प्रवृत्ति होती है, ये बात 100% सत्य नहीं है। इनमें आलस्य की प्रवृत्ति होती है और ऐसा करने से उन्हें खाने का भंडार एकत्र होने के बाद काम नहीं करना पड़ता है। तो आलस्य तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वे इतना कुछ करती हैं, आलसीपन का शिकार होती तो नहीं कर पाती। उपयुक्त सभी। तो ये गलत है अगर, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मधुमक्खियाँ फलों से मकरंद एकत्र करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं, क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष में के कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इनका उपयोग किया जा सके। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत हैं। तो हाँ है। सभी पौधे की जड़, तना, पुष्प और पत्तियों को खाया जा सकता है। तो कुछ पौधों के खा सकते हैं, सभी के तो नहीं खा सकते हैं। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। तो हाँ, कुछ पौधों के हो सकते हैं। जैसे वैसे फल और सब्जियां जिनके साग बनाकर खाए जा सकते हैं और उनके फल लगते हैं फिर भी खाए जा सकते हैं, तो वे भी हो सकते हैं। तो ये सत्य बात है। कौवा मांसाहारी जीव है, केवल मांसाहारी है, इस बात को कहना उचित नहीं है, क्योंकि वो सर्वाहारी भी होता है, यानी शाकाहारी भी होता है, मांसाहारी भी होता है। जैसे हम ही लोग मानव मांसाहारी कहना उचित नहीं है, क्योंकि हम लोग सर्वाहारी की कैटेगरी में आते हैं, न शाकाहारी न मांसाहारी, सर्वाहारी में। तो ऑप्शन 2 गलत है, 2 नहीं, फर्स्ट कौन सा था? सभी पौधों की जड़ नहीं खाया जाता है, तो ये गलत है और ये गलत है। इनमें से कौन सत्य नहीं है? तो 2 और 4 आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प एवं पत्तियों का प्रयोग खाने में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पौधों का कुछ विशेष हिस्सा ही प्रयोग योग्य होता है। सभी पौधों में कुछ भिन्नताएं भी होती हैं। सरसों की पत्तियों तथा बीज का ही प्रयोग खाने योग्य
होता है। जैसे मैंने साग की बात कही थी, तो साग में उसकी पत्तियां इस्तेमाल होती हैं और उसके बीज का तेल बनता है, ऑयल निकाला जाता है उससे, सरसों का तेल। अर्थात कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग को खाने में प्रयोग कर सकते हैं। कौवा एक सर्वहारी जीव है। यहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। शेर एवं बाघ शाकाहारी, पालक, फूल गोभी, दूध, पनीर, घी, दही, सब्जियां हैं, सभी जंतु उत्पाद हैं। दूसरे जंतु को खाते हैं, पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। तो शेर और बाघ की बात करें तो इनमें से क्या हो जाएगा, ये दूसरे जंतु को खाते हैं, यानी दूसरे जंतु को खाते हैं। शाकाहारी क्या होते हैं, तो शाकाहारी जो होते हैं पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। पालक, फूल गोभी क्या है, ये सब्जियां हैं। दूध, दही, पनीर, ये सभी क्या हैं, जंतु से उत्पाद प्राप्त होने वाले हैं। इसके लिए कूट जो हो जाएगा, आप लोग इसको देख सकते हैं क्या है आंसर। यहाँ आंसर शेर एवं बाघ दूसरे जंतु को खाते हैं, शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं, पालक और फूल गोभी सब्जियां हैं, दूध, पनीर, दही, ये सभी जंतु उत्पाद हैं। अगला चैप्टर शुरू होता है भोजन के घटक से। तो भोजन के घटक के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो भोजन के 5 मुख्य घटक होते हैं। कौन कौन सा, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, विटामिन्स हो गया, प्रोटीन हो गया और मिनरल हो गया, ये 5 होते हैं। यहाँ प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन से भोजन के तत्वों में सम्मिलित हैं। तो 5 की बात की गई है, उसमें खनिज लवण है और विटामिन है। तो फर्स्ट और 2, तीसरा आहारी रेशे है, तो ये नहीं होता है। ये हम लोगों को शरीर में जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको बाहर निकालने का काम करता है। तो ऑप्शन 1 और 2 बी में है, तो हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं फैट करता क्या है। तो फैट सबसे ज़्यादा एनर्जी हम लोग को देता है। वहीं इंस्टेंट एनर्जी की बात करें, यानी क्षणिक एनर्जी हम लोग को चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। जैसे ग्लूकोन डी होता है, तो उससे क्षणिक एनर्जी यानी इंस्टेंट एनर्जी मिलता है। इसलिए जो एथलीट होते हैं, जैसे क्रिकेट कोई खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, तो वो लोग कोल्ड ड्रिंक यानी क्या लेते हैं, ग्लूकोन डी लिया करते हैं। यहाँ आंसर की बात करें तो भोजन के मुख्य पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे जैसे रुद्रांश और जल भी होता है। रुद्रांश हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, तो रुद्रांश सिर्फ क्या करता है, सफाई का काम करता है, सफाई का काम करता है। तो रुद्रांश, अगर हम लोग का पाचन स्वस्थ है कि नहीं इसको जांचना है, तो हम लोग मोटे अनाज खा सकते हैं, जैसे मक्का का चावल, बाजरे का चावल, जौ का सत्तू आदि। भोजन के विभिन्न तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो ये बात सत्य है। प्रोटीन, खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुलक्षण के लिए आवश्यक होते हैं, तो हाँ, प्रोटीन वृद्धि में सहायक होता है। और खनिज लवण हमारे शरीर को प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। तो यस, विटामिन, जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो उस समय हम लोग रोगों से ग्रस्त होते हैं तो जाते हैं डॉक्टर के पास, और डॉक्टर हम लोगों को दवा देता है। वो दवा मुख्यतः क्या होते हैं, विटामिन सी होते हैं। तो उपयुक्त में से कौन से सत्य हैं, तो ये सभी सत्य हैं। यहाँ कूट देख सकते हैं, तो कूट में डी हो जाएगा, तीनों ही सत्य हैं। उपयुक्त तीनों कथन सही है। कार्बोहाइड्रेट और वसा से शरीर को ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन, खनिज लवण शरीर की वृद्धि एवं अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता देते हैं, जबकि रुद्रांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है।
कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में इन बातों पे विचार करना है। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है इसको समझते हैं पहले हम लोग। तो कार्बोहाइड्रेट मीठे चीज़ों से प्राप्त होता है। मीठे चीज़ों में क्या हम लोग खाते हैं, जैसे दूध खाया हम लोगों ने, दूध में प्रोटीन भी होता है बट कार्बोहाइड्रेट भी रहेगा। मीठा चीज़ मिठाई भी हो गया, चावल हो गया, रोटी हो गया, गन्ना हो गया, शक्कर हो गया, इन सब में कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। अब यहाँ दिया है अमीनो अम्ल, मंड यानी स्टार्च और शर्करा। इनमें से कौन से हैं जो कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार नहीं है। तो मीठे चीज़ क्या होते हैं, शर्करा और मंड होते हैं। अमीनो अम्ल क्या होता है, तो ये प्रोटीन का एक टाइप होता है। जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो उसमें NH2 और NO2 आदि मिलके बने होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2 और 3 किस में है, सी में। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। यहाँ पूछा गया है कौन नहीं है, तो कौन नहीं है के लिए क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा, अमीनो अम्ल हो जाएगा। आंसर देखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट मंड और शर्करा के रूप में होते हैं। वहीं अमीनो अम्ल प्रोटीन होते हैं। वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है। भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे का कारण बनती है, तो ये बात सत्य है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, ये भी सत्य बात है। वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट के समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ये नहीं बात है, क्योंकि हम लोग फैट और कार्बोहाइड्रेट की बात किए थे। अगर दोनों 10 ग्राम लेते हैं, 10 ग्राम, तो 10 ग्राम फैट से ज़्यादा एनर्जी मिलेगा, जबकि 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कम एनर्जी मिलेगा। तो तीसरी बात गलत साबित हो गई। तो फर्स्ट और सेकेंड आंसर हो जाएगा। यहाँ कथन दिया है ये सब, तो कथन 1 और 2 सही है, परंतु कथन 3 गलत है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वसा से ज़्यादा एनर्जी मिलता है। पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जो जल होता है उससे होती है, तो ये बात सत्य है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है, तो भी बात सत्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, दोनों सत्य हैं। इनमें से कौन से हैं जो सत्य हैं, तो दोनों सत्य हैं। आंसर देखते हैं तो सी यानी दोनों सत्य हैं। दोनों कथन सही हैं। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे जल, दूध, चाय इत्यादि। जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने और अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने में भी सहायक होता है। विटामिन के नाम दिए गए हैं, यहाँ उनके अभाव से होने वाले रोगों के नाम दिए गए हैं। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो दृष्टिहीनता होती है। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स। इन सब के प्रभाव को भी जान लेते हैं। बेरी में क्या होता है, रिकेट्स में क्या होता है, दृष्टिहीनता में क्या होता है और स्कर्वी में क्या होता है। विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता, रतौंधी होती है। कमज़ोर दृष्टि अंधेरे या रात में कम दिखाई देता है। कभी कभी पूरी तरह दिखाई देना बंद हो जाता है और इसी को लक्षण कहते हैं हम लोग रतौंधी का। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। दुर्बल पेशियाँ हो जाती हैं और काम करने में जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा रहती नहीं है, तो आदमी काम नहीं कर पाता है।
विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसमें मसूड़ों से खून निकलता है और घाव भरने में अधिक समय लगता है। इस रोग के ये प्रमुख लक्षण हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। इसमें अस्थियाँ मुलायम हो जाती हैं और टूटने लगती हैं, मुड़ने लगती हैं। इनमें से कौन है जो बात असत्य है? विटामिन ए त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है, तो ये सत्य बात है। विटामिन बी1 घाव को भरने में सहायक होता है, तो ये गलत बात है। बी1 क्या करता है? बेरी बेरी वाला बता दीजिए, पेशियों वाला बात है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक होता है, तो ये सत्य बात है। विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर को सहायता प्रदान करता है, तो ये भी बात सत्य है। ये भी बात सत्य है। कैल्शियम का फॉर्मूला होता है Ca और इसकी परमाणु संख्या होती है 20, याद रखेंगे हम लोग। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। आंसर देख लेते हैं। ए सी डी सही है, परंतु बी गलत है, क्योंकि विटामिन बी1 कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। घाव भरने में विटामिन सी भोजन पकाने में आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाती है। तो ये सब बातें हैं। विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है। इन युग्मों पर विचार करना है। यहाँ खनिज दिए हैं और उनके कमी से होने वाले रोग दिए हैं। तो आयोडीन पहले है कैल्शियम, तो कैल्शियम का अगर नहीं पता है हम लोगों को तो आयोडीन पे जाते हैं। आयोडीन की कमी से क्या होता है? ग्वाइटर रोग होता है, तो ये सही बात है। कैल्शियम की कमी से, तो कैल्शियम अभी हम लोग बेरी बेरी में देखे थे, बेरी बेरी में, तो कैल्शियम कमी से अस्थि क्षय होता है, पेशियाँ कमज़ोर होती हैं, सही बात है। लौह की कमी से दंत क्षय होता है, तो ये गलत बात है। लौह की कमी से हीमोग्लोबिन वाला कंसेप्ट याद रखेंगे हम लोग कि रक्त अल्पता होती है। आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 और 2। सुमेलित कौन सही है? तो 1 और 2 किस में है? ऑप्शन ए में। लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होने वाले रोग अभावजन्य रोग कहलाते हैं। कैल्शियम की कमी से अस्थियां एवं दंत क्षय से संबंधित विकार होता है। तो कैल्शियम हम लोग जानते हैं कि कैल्शियम और फास्फोरस किस में होते हैं? हड्डियों और दांतों में होते हैं, तो याद रखेंगे। ये फास्फोरस है, पी है। एफ क्या चीज़ का होता है? फ्लोरीन का, और पी होता है फास्फोरन का। इसका फास्फोरस का 15 होता है, कैल्शियम का 20 होता है, फ्लोरीन का 9 एटॉमिक नंबर होते हैं। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, गर्दन की ग्रंथि का फूलना होता है और बच्चों में मानसिक विकलांगता भी होती है। तो इसलिए तो कहा जाता है कि टाटा नमक खाइए और अपने आप को स्वस्थ बनाइए बच्चों के सुंदर भविष्य के लिए। लौह की कमी से अरक्तता होती है, इस कारण रोगी कमजोरी का अनुभव करता है। मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में किसके कारण होती है? तो विटामिन, वसा, प्रोटीन कोई नहीं, तो प्रोटीन की कमी से होती है। आंसर बी हो जाएगा। मानव शरीर की धीमी वृद्धि प्रोटीन की कमी कारण होती है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी, यानी रुक जाएगी। अब शुरू होता है तंतु से वस्त्र तक का सफ़र। तागा, भोजपुरी में लोग कहे ला लो तागा, तागा लगा दो। तो यहाँ पे धागा को ही भोजपुरी में तागा कहा जाता है। पतले तंतुओं से मिलकर बनता है। इन तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन है सही नहीं है उसको बताना है। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं, तो पादप से प्राप्त होते हैं रुई और जूट, पहला ऑप्शन है। दूसरा है जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, तो बाहरी आवरण होता है क्या? रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है, ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो इसके आंसर को देखते हैं हम लोग, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा डाउट लगा। तागा अनेक तंतुओं की पतली लड़ियों से मिलकर बनता है, तो बहुत सारी ऐसे रहती हैं, उसी से क्या बनता है? तागा बनता है।
रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त होते हैं। तो पहला ऑप्शन सही था, इसमें गलत बताना था। जूट पटसन के रेशे हैं। जूट पटसन के रेशे हैं। पटसन क्या होता है? पटुआ होता है। गाँव में इसको भोजपुरी में कहल जाओ तो एकरा के गाँव में पानी में डुबा कर रखल जाओ और उहे जब 10-15 दिन हो जाओ या 1 सप्ताह हो जाओ तो सड़ जाओ ओकर लकड़ी, तो एकरा पानी से निकाल के आ ओकर पटुआ अलग कर लिहल जाओ। ओकर जौन सनही रहे जौन के संठी कहल जाओ, ओइसे लइका सब सिगरेट बना के बीड़ी बना के पिए सन। काहे कि ओकरा बीच में एगो होल रहो। तो उस संठी की बात करते हैं हम लोग। यहाँ बात आती है, पटसन एक द्विबीजपत्री है। द्विबीजपत्री का मतलब क्या होता है? जिसमें ऐसे ऐसे 2 बीज पत्र हो। जैसे चना होता है, उसको तोड़ने पे 2 खंडों में बट जाता है, मटर होता है। वहीं जब चावल को देखते हैं तो चावल एक बीजपत्री होता है। इसे पाट या पटुआ भी कहते हैं। तो पटसन को पाट या पटुआ भी कहते हैं। रेशम और ऊन दोनों जंतुओं से प्राप्त होते हैं। वहीं रेशम और ऊन की बात करें तो हम लोग जम्मू कश्मीर का नाम सुने हैं, राजस्थान का नाम सुने हैं। वहाँ पे रेशम और ऊन प्राप्त होते हैं बकरी से, भेड़ से आदि से। इनमें रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है। एक पेड़ से लगा हुआ कोकून होता है ऐसे, और उससे भी निकाला जाता है। ऊन भेड़, बकरी, खरगोश, ऊँट तथा याक के बालों से प्राप्त की जाती है। अतः कथन बी गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्लैक्स, नायलॉन, रेशम, पॉलिस्टर, एक्रिलिक। फ्लैक्स जो होता है ये पेड़ पौधों से मिलता है। नायलॉन का रस्सी, नायलॉन का बाल्टी, नायलॉन का सामान आदि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये तो सिंथेटिक है, मानव निर्मित है। रेशम, रेशम का रुमाल, रेशम जो होता है अभी पढ़े थे पीछे, कहाँ से मिलता है? तो कोकून वोकून से मिलता है और आदि चीज़ों से मिलता है, तो ये भी नेचुरल है। पॉलिस्टर और एक्रिलिक नाम से ही कहने लगे। पॉलिस्टर की साड़ी, पॉलिस्टर के कपड़े जो देखने में सुंदर लगते हैं। एक्रिलिक जो होता है, एक्रिलिक ये सभी सिंथेटिक हैं। सिंथेटिक। तो उपयुक्त तंतु में से कौन संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है? संश्लिष्ट मतलब सिंथेटिक वाला। तो 2, 3 और 4 आंसर हो जाएगा। 2, 3, 4 ऑप्शन बी में है। कपास, जूट, फ्लैक्स, रेशम तथा ऊन के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, अतः इन्हें प्राकृतिक तंतु भी कहते हैं। तो ये सभी जो है रेशम, जूट या फ्लैक्स कहते हैं, कपास, ये सभी तंतु पादपों या जंतुओं से प्राप्त किए होते हैं, तो ये प्राकृतिक है। ऐसे रासायनिक पदार्थों से निर्मित तंतु जिनका स्रोत पादप अथवा तंतु नहीं है, ये संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं। जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। भारत में पटसन यानी जूट, जिसको पटुआ भी कहते हैं, की खेती कहाँ होती है? तो भैया बिहार में बात में भोजपुरी में की जा रही थी, तो ये तो बिहार में होता ही होगा। बिहार से लगा हुआ है पश्चिम बंगाल, वहाँ भी होता ही होगा। और पश्चिम बंगाल से लगा है आसाम, वहाँ भी होता ही होगा। केरल के लोग तो ये सब क्या जाने, है ना। वो लोग, केरल के लोग अगर समुद्र में रखेंगे तो डूब ही जाएगा, तो केरल के लोग ये सब नहीं करेंगे। यानी पश्चिम बंगाल, बिहार और असम हो जाएगा। 1, 3, 4 कहाँ दिया है? 1, 3, 4 ऑप्शन सी में दिया है। आंसर देख लेते हैं। भारत में पटसन की खेती वर्षा ऋतु में होती है। वर्षा ऋतु यानी खरीफ फसल, खरीफ यानी वर्षा ऋतु के मौसम में लगने वाले फसल। अभी यहाँ बरसात शुरू हो चुकी है और कितना सुहाना मौसम लग रहा है, और यही मौसम है खरीफ का। और धान में पानी की कमी हो रही थी, इसके लिए धान को अच्छा उपज देने के लिए भगवान मेहरबान हुए और बारिश करवा रहे हैं। पटसन की खेती प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में की जाती है। यहाँ क्वेश्चन दिया है, इन कथनों पर विचार करना है। पटसन यानी जूट पादप को पुष्पन की अवस्था में काटते हैं। हाँ, ये तो होता है, क्योंकि अगर वो उसमें पुष्प की अवस्था में नहीं काटेंगे तो जब फल लग जाता है तो उसका लकड़ी जो होता है टाइट हो जाता है
और वो सूखने लगता है, फिर पटसन अच्छा नहीं मिलेगा। तो ये बात सत्य है। पटसन के तनों को कुछ दिनों के तक जल में डुबोकर रखते हैं, ये बात हम लोग कर चुके हैं, तो ये करते हैं। रेशे से तागा बनाने की प्रक्रिया को कटाई कहते हैं, तो ये गांधी जी से याद कर सकते हैं। गांधी जी चरखा से क्या करते थे, कटाई करते थे, तो ये भी सत्य है। इनमें से कौन से कथन सत्य है? तो कथन तीनों सही है। ऑप्शन केवल एक, केवल तीन, ये दो तीन, तो ऑप्शन डी नहीं हो सकता, एक दो तीन, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आंसर देख लेते हैं। सामान्यतः पटसन पादप को पुष्पन की अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबाकर रखते हैं। जल में डुबोने से तने गल जाते हैं और पटसन तंतुओं को पृथक कर लिया जाता है। कटाई की प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशे को खींचकर ऐंठते हैं और उस समय एक ऐसा बनता था, बता रहा हूँ बना करके, ऐसे 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 ऐसे, और इसमें एक लोहा का लगा होता था, ऐसे इसमें घुमाते थे और इसमें लपेटते थे पटसन को। मेरे बाबा जी को तो मैंने नहीं देखा है, मेरे बगल के बाबा जी होते थे गया भगत, तो वो बाबा बनाते थे और भी बाबा लोग थे, तो वे लोग ऐसा करते थे। यहाँ पे कटाई की प्रक्रिया में रुई को ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे आसपास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं वस्तुओं के समूह को बनाना, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वीडियो लगभग आधे घंटे का हो गया है। और ऐसे एंजॉय करते हुए पढ़िए, आप लोग अच्छे पीसीएस अधिकारी बनिए।